बच्चों, आज हम गद्य खंड का तीसरा अध्याय लखनवी अंदाज इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। तो जैसा कि मैं पहले आपको लेखक का परिचय बता देती हूँ। इनका जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में, कहानीकारों में एवं निबंधकारों में यशपाल जी का नाम उल्लेखनीय है। यशपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। लाहौर में आगे पढ़ाई करते समय ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए तथा इन गतिविधियों के कारण ये कई बार जेल भी गए और सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिव्या, झूठ सच, ज्ञानदान, अमिता, पिंजरे की उड़ान आदि। इनकी भाषा शैली, जो इनकी रचनाओं में इनकी भाषा शैली दिखती है, उसमें स्वाभाविकता, सजीवता देखी जा सकती है। इन्होंने वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली का बखूबी प्रयोग किया है। तो जैसा कि ये पाठ है लखनवी अंदाज, यानी कि वहाँ के नवाबों के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो अब हम इस पाठ में चलते हैं और इसका सारांश समझते हैं। इसी के आधार पर आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। जैसा कि पाठ का नाम ही है लखनवी अंदाज, तो इसमें एक नवाब साहब का वर्णन किया गया है, जो ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए अपनी रईसी का प्रदर्शन करने के लिए खीरे में नमक मिर्च लगाकर उसे खाते नहीं बल्कि सूंघते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। इस कहानी से यशपाल जी उस सामंती वर्ग, सामंती माता होता है रईसी, सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है या बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस तरह के लोग जीवन के यथार्थ से दूर कल्पना की दुनिया में जीते हैं, जो अपनी रईसी का झूठा दिखावा करने में शान समझते हैं। और ये कहानी उन लेखकों के लिए भी है जो कि कहीं से भी कुछ भी पाकर थोड़ी सी सफलता के लिए कहानियाँ लिख देते हैं। तो आगे चलते हैं हम। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। जब लेखक ट्रेन में गया तो नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। लेखक ने भी आत्मसम्मान से उनकी ओर से दृष्टि हटा ली। लेखक ये सोचने लगा, संभवतः नवाब साहब ने भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब शहर के ही किसी भद्र व्यक्ति द्वारा देख लिया जाना उन्हें गवारा नहीं हो। पर थोड़ी देर बाद ही नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए उसे खीरा खाने के लिए पूछा। लेखक को अचानक उनका भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अतः लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने तौलियों को झाड़कर सामने बिछा लिया और दोनों खीरों को धो पोंछकर उस पर रख लिया। उन्होंने खीरे के सिरों को काटकर झाग निकालकर फिर सावधानी से खीरों को छीलकर फाँकों को सलीके से तौलिए पर सजा दिया और फिर उन पर जीरा मिश्रित नमक और लाल मिर्च का चूर्ण छिड़क कर उनके हाव भाव चूर्ण छिड़क दिया और उनके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खीरे को खाने के लिए ज़्यादा ही उत्सुक हैं। उन्होंने अपने मुंह में भराए पानी को गले से नीचे उतारा। इसके बाद उन्होंने खीरे की फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी उन्हें कुछ खीरे जैसी मामूली चीज़ खाने पर लज्जा सी महसूस हुई, जबकि लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया था। इस तरह वो हर फाँक को अपने नाक के पास तक लाते और उसका रसास्वादन करते हुए खिड़की से बाहर फेंक देते। सारी फाँकों को फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछा, अपने होठों को पोंछा और आँखों की चमक को कायम रखते हुए लेखक को देखा और कहा कि खीरे कड़वे थे।
ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये रईसों का कोई तरीका हो। नवाब साहब खीरे की तैयारी में इतना ज़्यादा थक गए थे कि वह लेट गए। लेखक सोचने लगा कि यह ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत है। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब के इस तरीके को सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया, अमूर्त तरीका तो माना जा सकता है, परंतु इससे उदर की तृप्ति नहीं हो सकती। नवाब साहब ने डकार लेकर बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है तथा आसानी से पच भी जाता है। नवाब साहब की बात सुनते ही लेखक के ज्ञान चक्षु माने आँखें खुल गईं। उसने सोचा, जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर गया और डकार आ गई, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लेखक नवाब साहब के माध्यम से उन नए लेखकों पर भी व्यंग करता है कि सिर्फ इच्छा मात्र से, सोच से हम कोई किसी कहानी को क्यों नहीं गढ़ सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इसका सारांश बहुत अच्छे से समझ आया होगा और फिर हम प्रश्नोत्तर करेंगे।